वह मेरा नहीं फिर भी मेरा है, ये कैसी उम्मीद है जिसने मुझे घेरा है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है देश का नंबर 1 शो सत्य की विजय। यहाँ यानी सिर्फ सच, या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावी मोड में दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन हुआ। बीजेपी की नज़र 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ इस साल यानी 2023 में होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी है। दरअसल इन विधानसभा चुनावों के खत्म होने के कुछ महीनों बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन विधानसभा चुनावों के नतीजों का असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ, इस पर चर्चा करें। बीजेपी का मंथन। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हुई। इसको प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया था। इस बैठक में चर्चा हुई जेपी नड्डा जो पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष है, उन्हें 2024 तक के लिए फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया है चुनावों तक के लिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी पार्टी के बीच में चर्चा हुई है, मंथन हुआ है कि किस तरह से उसको लड़ाई को लड़ना है। जो इस साल विधानसभा के चुनाव होने, उसमें खास तौर से फोकस किया गया कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी कैसे की जाए। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कैसे बनाया जाए। लोकसभा की 160 कमजोर सीटों को लेकर मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिन्हें 160 सीटों को कमजोर मानती है, उस पर चर्चा की गई। दरअसल 2024 को लेकर बीजेपी बहुत माइक्रो लेवल पर तैयारी कर रही है। पार्टी ने हाल ही में 144 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान की थी जहां उसे जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पार्टी ने तमाम अंदरूनी सर्वे के बाद मुश्किल सीटों की संख्या 144 से बढ़ाकर 160 कर दी है। यानी पार्टी को अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी। कल जेपी नड्डा साहब ने कहा कि 75,000 कमजोर बूथ हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पार्टी विस्तारक नियुक्त करने की योजना बना रही है जो हर सीट पर फोकस करेंगे। अब वो 160 इन मुश्किल सीटों पर कौन कौन से राज्यों में है, इसको एक बार आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए 160 सीटें, बीजेपी का मिशन है 350 का, अभी 303 सीटें, उसका 350। तो ये जो सारी सीटें हैं, केरल की 18 सीटें, आंध्र प्रदेश की 24 है, तेलंगाना की 13 हैं, उड़ीसा की 13 है, पश्चिम बंगाल की 24 हैं, बिहार के, इसमें उड़ीसा के अलावा उत्तर प्रदेश की भी 16 सीटें हैं जहां अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी और सबसे ज़्यादा सीटें उसके पास है। उन सब सीटों पर भी फोकस किया गया है। आपने बीजेपी किन सीटों पर फोकस कर रही है इसको देख लिया। अब कांग्रेस का फोकस क्या है उसको भी देख लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मेन फोकस वोट जोड़ो यात्रा बताया जा रहा है। यानी कांग्रेस जिन राज्यों के लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है, उन राज्यों से ही वो यात्रा गुजर रही है। तो अब जरा राहुल की यात्रा का पॉलिटिक्स भी समझ लेते हैं कि किन राज्यों से वो गुजर रही है। राहुल की यात्रा पॉलिटिक्स कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल से शुरू, तमिलनाडु से शुरू हुई थी। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पहुंच गई है और अब जम्मू कश्मीर वो जाएगी यात्रा। तो उस पर फोकस है राहुल गांधी का इस यात्रा में। दिल्ली में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के मंथन का मुख्य फोकस इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव रहे। खुद जेपी नड्डा ने भी कहा कि 2023 में वो सभी राज्यों में जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 2024 की जीत के लिए 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताते हैं उन 10 राज्यों के नाम जिनमें इस साल चुनाव होने वाले हैं। उन 10 राज्यों का देख लेते हैं एक बार। 10 राज्य कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। ये ट्रेन है जिसमें चर्चा की गई है कि कर्नाटक, तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश बड़े प्रदेश हैं। ये राजस्थान तक की बात है। अब देखिए मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा ये है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जहाँ पर ये चर्चा हो रही है। तो ये टिकट टू 2024 है।
नड्डा की जेपी नड्डा साहब के एक्सटेंशन की अहम वजह इन 10 विधानसभा के चुनाव भी हैं। 2023 में ही होने वाले ये चुनाव लोकसभा की करीब 22% सीटों को कवर करते हैं। साथ ही उत्तर से दक्षिण तक फैले इन राज्यों के फैसले से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में जनता के मिजाज की झलक भी मिल सकती है। इस ग्राफिक को भी हम समझते हैं कि इनका सियासी गणित समझा जा सकता है कि इसमें क्या है। इन 10 राज्यों की 122 लोकसभा सीट है। 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने उनकी कुल मिलाकर 122 सीटें हैं। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 22% सीटें आती हैं। 10 राज्य हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया था। इनमें ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान की हैं लोकसभा की सीटें। भारतीय जनता पार्टी की आप सीटें देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में 28 मिली, कर्नाटक में 25, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 24 सीटें मिली हैं। तो ये वो 10 राज्य हैं जिन पर चर्चा हो रही है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, वहीं दूसरी ओर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। उसको भी देखना जरूरी है। देश में अमीरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही। भारत कुल 166 अरबपतियों का घर है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में जो खुलासा गया है उसे सुन लिए तो थोड़ा हैरान होंगे। दरअसल इसमें सामने आया कि देश के महज 21 अरबपतियों के पास इतनी दौलत है जो देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया। अमीर गरीब के बीच की जो गहरी खाई है उसको समझिए। भारत में 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति, 1% लोगों के पास। वहीं 50% आबादी के पास संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा, यानी गरीब अमीर की जो खाई है उसको देख सकते हैं। गरीबों और मिडिल क्लास लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल रही है सरकार, ये भी ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है। यानी गरीब और जो मिडिल क्लास से वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है। जीएसटी को भी देखें, 2021-22 में जीएसटी का 64% हिस्सा इसी 50% आबादी ने जमा किया, यानी गरीब और मिडिल क्लास ने। 10% अमीर लोगों से जीएसटी का सिर्फ 3% हिस्सा लिया गया। बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, इसको एक बार सुन लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब ने प्रधानमंत्री का भाषण का भी जिक्र किया है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का भाषण ये किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं था, किसी पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन का भाषण था जिसमें पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और मेरा विश्वास है कि जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और इन सारे संकल्पों को पूरा करेगी। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने होशियारपुर में आरएसएस को लेकर ऐसा कुछ कहा जिसने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। सुनते राहुल गांधी जी ने क्या कहा। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने बैठक में जिस तरह से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और फोकस किया, उससे सवाल उठता है कि क्या 2023 की जीत से आसान होगा 2024 का रास्ता, रोड मैप तय होगा? क्या 2024 में बीजेपी को फिर से विजय मिलेगी? क्या 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा?
आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अश्वनी शाही साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक नौजवान तहसीन पूनावाला साहब और मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार धीमंत पुरोहित साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। पहले अश्वनी जी के पास जाना चाहता था, लेकिन राहुल जी ने बात की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा में आरएसएस पर उन्होंने जो बात कही है, मैं समझना चाहता हूं कि जोड़ने में सेलेक्टिव होने की क्या जरूरत है? अगर जोड़ने का मन है तो सबको जोड़िए ना। विजय जी, दोबारा से आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके सवाल का जो भाव है उसे मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हो जी। और उससे मैं एक हद तक इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर आप जोड़ना चाहते हो तो सबको आपको जोड़ना चाहिए। लेकिन ये प्रयास वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। गोलवलकर के साथ उनकी चिट्ठी, गोलवलकर साहब के साथ उनकी चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है। गोलवलकर साहब ने जो वादे किए थे वल्लभ भाई पटेल जी को, उनमें से एक भी वादे को नहीं निभाया जी। हम जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी ने 12 दिसंबर 1948 को आरएसएस के बारे में क्या लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को, एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कोशिश की कि उनको मेन स्ट्रीम में ले आए। उनको बुलाया था कि 1964 के वॉर के बाद परेड में उनको हिस्सा देने का उनको आमंत्रित भी किया था। उनको कहा था कि आप परेड में शिरकत करो। लेकिन सवाल ये है कि आरएसएस जो कहता है और जो करता है उसमें बड़ा अंतर जी। आरएसएस आज भी, क्योंकि यहाँ अश्विनी जी है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ व्यक्तिगत तौर से जी, गुरु गोलवलकर को कंडेम नहीं करता हूँ। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर दूंगा, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, आपके दर्शक इतनी भी समझ जाए। गुरु गोलवलकर ने कहा था कि हमारा संविधान इंपोर्टेड है, इसमें भारतीय कुछ नहीं है, इसमें मनु के नियम नहीं है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में कहा था कि तिरंगा जिसमें 3 रंग है ये देश के लिए अशुभ है और भारत तभी एक राष्ट्र बनेगा जब भगवा ध्वज लहराए। लेकिन सर, अभी तो आरएसएस संविधान को मानता है कि गोलवलकर जी गलत है। आरएसएस संविधान को मान रहा है, आरएसएस देश के तिरंगे को मान रहा है जी। नहीं मान रहा है, क्योंकि ईश्वरप्पा जी ने कुछ दिन पहले इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा भारत में सैफरन ध्वज लहराया जाएगा। कोई एक्शन नहीं हुआ बीजेपी द्वारा। एक छोटा सा जवाब मुझे दीजिए सर, कितने सारे तहसीन साहब, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अश्वनी जी के पास जाऊंगा। आपने नेहरू जी का जिक्र किया कि उन्होंने उनको परेड में शामिल किया, तो नेहरू ने गलती की। और फिर जब प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, और वो आरएसएस के हेडक्वार्टर तक पहुंच गए, तो उन्होंने गलती की। लेकिन वहां जाकर उन्होंने क्या किया? वहां जाकर उन्होंने उनको संविधान के बारे में सिखाया। मैं आपको बताऊं, मैं कल एक डिबेट में था और मैं बार बार ये चैलेंज देता हूं, आरएसएस के कोई लोग बताओ जिन्होंने हमारे जंगे आजादी में हिस्सा लिया है। और ये नाम इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया और वो लेफ्ट के थे। इन्होंने गांधी जी ने सितंबर में गांधी जी कहते आरएसएस के हाथ में खून है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये गांधी जी कहते। गांधी जी को 2 लोगों ने धोखा दिया, 2 संगठनों ने, मुस्लिम लीग और आरएसएस हिंदू महासभा। और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने सब सरकारें बनाई, भारत को तोड़ने का काम किया। आरएसएस सुधरने वालों में से नहीं है। जिन्होंने मिठाई बांटी मेरे गांधी के कत्ल पर, आज वो प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि गोडसे एक देशभक्त था, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजय जी को कहते मैं प्रज्ञा ठाकुर को हृदय से माफ नहीं करूंगा, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर पर आज भी एक्शन नहीं हुआ। तो हाथी की तरह दिखाने की और दिखाने की और खाने की अलग है, दिखते आ रहा है जी। अश्वनी जी, तहसीन साहब के बात का जवाब तो दीजिएगा, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी हुई, आपके जो अध्यक्ष हैं उनका एक्सटेंशन भी हो गया, लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉलिटिकल मुझे समझना था। 160 सीटों को फोकस किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्हें कमजोर मानी है या जिन पर काम करना, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। ये 160 सीटें यदि कमजोर हैं तो फिर कैसे बनाएंगे सरकार सर? देखिए, 160 सीटें वो हैं जहां पर हम चुनाव हारे थे या दूसरे नंबर पर रहे थे जी। लगभग वो सीटें हैं जी। तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं हमको, और हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं विजय जी जो आप छोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कि हम नई दिल्ली की सीट जो है हम जीते हुए हैं जी, मगर उसमें कुछ बूथ में हमको कम वोट मिले हैं या कुछ बूथ हारे हैं। 75,000 कमजोर बूथ अध्यक्ष जी ने चिन्हित की है। हमको दोनों को साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है उसमें हर चीज से उन्होंने कहा है विपक्ष को हम कहीं कमजोर नहीं आंकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी हिसाब से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द जो है, उनके निर्देश जो हैं कार्यकर्ताओं के लिए ब्रह्मवाक्य हैं। मतलब कॉन्फिडेंस कम हो गया है क्या? कॉन्फिडेंस कम हुआ है थोड़ा?
नहीं, उन्होंने जो दो चीजें कहा है, ये इस पर भी कहा उन्होंने, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि आत्मविश्वास के को छोड़ना नहीं और अति आत्मविश्वास कहना नहीं, उसका नुकसान होता है। उन्होंने आज कहा, अपने भाषण में कहा है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं कम हुआ है, हमको 400 पार का नारा देना है और हम लोग वो लेकर चल रहे हैं, जिसका एक उदाहरण गुजरात में मिला है अभी। माननीय सोलंकी साहब ने वहां पर एक रिकॉर्ड बनाया था। किस सन में बनाया था आपको याद होगा, शायद 84 में बनाया था, 84 में 149 84 में बनाया था, और उसका रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़ दिया। और 84 में ही केंद्र में भी एक रिकॉर्ड बना था 400 से ऊपर का, उसका भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे, ये मानकर चलिए कि आपको हमारे कार्यकर्ता उस पर लग गए हैं, क्योंकि अब ये लोग यहाँ पर दिशाहीन हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ठंडी में चलते चलते वाकई कुछ केमिकल लोचा हो गया है, उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है। राजनीतिक यात्रा नहीं है। अश्विनी जी, पर्सनल कमेंट पे मैं बात नहीं करता, पर्सनल कमेंट पे मैं नहीं जाता। मैं क्या कह रहा हूं, पर्सनल कमेंट की नहीं, उन्होंने कहा मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। विजय जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी जी के वक्तव्य हैं कि मैंने, कौन राहुल गांधी, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, ये पूरे देश ने देखा है और आप मीडिया ने राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मुझे लगा वो इमेज की बात कर रहे हैं। तहसीन जी इस पर समझा आएंगे, लेकिन धीमन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो राजनीति का बहुत, राजनीतिक जो हिंदुस्तान की है उसको बहुत गंभीरता से और गहराई से समझते हैं। धीमन जी, आपने तहसीन साहब को भी सुना, अश्विनी जी को भी सुना, क्या आपको लग रहा है? कुछ ज्ञान दीजिए मुझे। विजय जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ, आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ। मुझे लगता है, देखिए 2024 के जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उसको बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए जितना महत्वपूर्ण है, इतना अब तक का कोई चुनाव महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि 24-25 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये 100 साल जब पूरे होने जा रहे हैं, तब मुझे लगता है अश्विनी जी जो बात कर रहे हैं 400 से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतने की, वो बीजेपी का एक लक्ष्य हो सकता है, आरएसएस को इतना बड़ा तोहफा दे जो पिछले 100 साल में आरएसएस को कभी नहीं मिला था। और इसके लिए बीजेपी वाया 23-24 की ओर जा रही है, 23 के सभी राज्यों के चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव। और बीजेपी की जिस तरह की तैयारियां हैं, आप देखिए, बीजेपी न सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं जिस तरह पिछले 40 सालों से तो देख रहा हूँ, बल्कि एक इलेक्शन मशीनरी है, एक मशीनरी की, वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम करती है। गुजरात का जिक्र अश्विनी जी ने किया, जो हमें भी मुमकिन नहीं लग रहा था कई लोगों को, कि किस तरह ना कोई माहौल, ना कोई मुद्दा, और कैसे 149 का माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूट सकता है। पर ना सिर्फ टूटा, बल्कि रिकॉर्ड तोड़कर 156 तक गए, और 3 निर्दलीय भी अब उनके साथ है। तो माधव सिंह सोलंकी से 10 सीटें ज्यादा है, 159 सीटें अब उनके पास है, बीजेपी के पास। तो वो कोई भी चमत्कार करने के लिए सक्षम इसीलिए है कि वो गंभीरता से करते हैं, बीजेपी जो भी काम करती है। और कांग्रेस हो और बाकी सब विपक्ष हो, आप अभी देखिए राहुल गांधी गुजरात जैसे बड़े राज्यों के चुनाव को छोड़कर अभी भी भारत जोड़ो में तब लगे हुए थे और अभी भी लगे हुए हैं। और बाकी विपक्ष की बात कीजिए, विपक्षी एकता की जहां तक बात है, कि जो मोदी के सामने अगर आपको लड़ना है, चुनौती उनको देनी है, 2-2 हाथ करने हैं, तो सभी विपक्ष को एक होना पड़ेगा। पर विपक्ष कोई राहुल की यात्रा में नहीं दिखता, और ऐसा भी कोई बड़ा मंच नहीं है जो कांग्रेस के अलावा विपक्ष का बना हो। तो विपक्ष तितर बितर है चारों। सर, जो राहुल जी ने आज आरएसएस पे जो कमेंट किया, उसको आप कितना पॉलिटिकली वो मानते हैं करेक्ट? देखिए, राहुल गांधी पॉलिटिकल करेक्टनेस में मुझे नहीं लगता कभी मानते हैं। एक और वो भारत जोड़ने के लिए लगे हुए, इतनी ठंड में इतने दिनों से हजारों किलोमीटर, और दूसरी ओर अपने परिवार को भी जोड़ नहीं पा रहे वरुण गांधी को, और वो कहते हैं मेरा गला काटना होगा आपको अगर आरएसएस की ऑफिस में मुझे ले जाओगे। तो जबरदस्ती कोई उनका आरएसएस की ऑफिस में नहीं ले जा रहा। मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस की चिंता कर रहे हैं। जो उनके मन में आ रहे हैं वो राहुल गांधी के मन की बात है, वो हम क्या कह सकते हैं। पर जहां तक मुझे लगता है विपक्ष का, कांग्रेस का सवाल हो, अभी तक वो गंभीर नहीं है, और बीजेपी पूरी तरह गंभीर है 2024 बड़े मार्जिन से जीतने में। जी, तहसीन साहब, धीमन जी को आपने सुना, पॉलिटिकल करेक्टनेस और सीरियसनेस, 2 बातें उन्होंने की है। और आज की ताजा खबर आपको पता ही होगी कि जो अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के नेता, वो और हेमंत सोरेन साहब झारखंड, वो कांग्रेस की बजाय वहां चले गए तेलंगाना मिलने। नहीं, एक तो मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनका बहुत अनुभव है, तो मैं उस चीज को मानता हूँ। लेकिन देखिए, 2024 का जो पहला रास्ता है, 2024 पे होगा, 2023 की जो बात है,
2023 को दोनों पार्टीज, दोनों मुख्य राष्ट्रीय पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी इसे गंभीरता से ले, जो लेना भी चाहिए। लेकिन ये मान लो कि अगर भाजपा सारे 8 या 9 सूबों में जीत जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी, इसका मतलब वो 2024 जीतेगी, ये कतई नहीं होता। आपको याद होगा 2018 में, 2017 से शुरू करो, गुजरात में कांग्रेस की ऑलमोस्ट सरकार बन चुकी थी, बीजेपी को 3 से कम पे रख दिया था। फिर वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीते, एक मोमेंटम बन गया था कांग्रेस के लिए। तो जो जीतने वाले थे उसका तो हाल ये कर दिया आपने गुजरात का इस बार। मैं आता हूं। तो इसके लिए कांग्रेस और कर्नाटका में भी सरकार बनाई, तो कांग्रेस का एक मोमेंटम था, उसके बावजूद उनका बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा लोकसभा में। तो ये नहीं कि सूबे में जहां जीतोगे इसका मतलब है आप 2024 में जीतोगे। 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? एक होगा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या डिलीवर किया। और मैं यहाँ पर इत्तेफाक एक्चुअली रखता हूँ सीनियर पत्रकारों से कि कांग्रेस को थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा समय लेके अपनी बात समाप्त करूंगा। मान लो आप 2 रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट है भाजपा, एक रेस्टोरेंट है कांग्रेस। अब भाजपा के रेस्टोरेंट में हेड शेफ है नरेंद्र मोदी जी, वो आपको परोसते दे रहे G20, जयशंकर जी आपको परोसते दे रहे इकोनॉमिक, आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपको अमित शाह जी परोसते दे रहे राम मंदिर, आपको निर्मला सीतारमन इकोनॉमी परोसते दे रही है। आपको लेना नहीं लेना है आपकी चॉइस, आपको पता है ये बुफे मिल रहा है। कांग्रेस के रेस्टोरेंट में कांग्रेस कह रही बीजेपी का रेस्टोरेंट खराब है, लेकिन आप क्या दोगे आवाम को, आपके पास क्यों आए? तो ये कांग्रेस को पॉजिटिव राजनीति करनी होगी, मैं इससे 100% एग्री करता हूं। लेकिन अगर कांग्रेस अपने डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले ना करते, इश्यूज पर और जो राहुल गांधी कह रहे हैं पॉलिसीज और आइडियोलॉजी पर लड़ सकती, मैं आज भी मानता हूं बहुमत कांग्रेस की 2024 में आ सकती है। मैंने आपकी शो पे लास्ट टाइम कहा था 150 सीटें तक कांग्रेस जा सकती है और कांग्रेस की सरकार बन सकती है 2024 में, लेकिन गंभीरता से लड़ना होगा। और आप जनता, आप आवाम को क्या दे रहे हो उस पर आपको बात। हम चर्चा कर रहे हैं 2024 के चुनावों की 2023 के रास्ते से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अश्वनी शाही साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पूनावाला साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार धीमंत पुरोहित जी। आपका एक बार फिर स्वागत है। अश्वनी जी, तहसीन साहब ने बड़ी तारीफ कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बुफे है जिसमें अलग अलग तरह का फूड रखा हुआ है, लेकिन बुफेज का एक्सपीरियंस कई बार ऐसा होता है कि बुफे में खाने में, एक बड़ी शादी में बहुत बड़ा बुफे है जिसमें 50 चीज़ें, डिशेज रखी हुई हैं, लेकिन किसी भी डिश में मज़ा नहीं आ रहा। किसी में नमक कम है, किसी में मसाला कम है, किसी की मिठास कम है। इससे बेहतर होता, कई बार होता है वो खाना खाने वाला कहता है यार इससे बढ़िया तो दाल चावल खिला देते, दाल रोटी खिला देते, कम से कम ढंग की तो खिलाते। एग्जैक्टली विजय जी, ये चीजें लागू हैं कांग्रेस के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के बुफे में जो भी है एक से एक स्वादिष्ट चीजें रखी हुई हैं। हमने संकल्प पत्र की अगर हमारी बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है जिसने संकल्प पत्र में जितना काम किया, अब अगला संकल्प पत्र में हमारी नई चीजें जुड़ेंगी। 370 हमने रखा, हो गया। राम मंदिर आज बन रहा है, भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, लेकिन एजेंडे में हमारे था। आज 3 तलाक की बात कीजिए, उसमें जो है उसके बाद CAA पर आ जाइए, हमारा DBT की अपार सफलता है। मतलब ये इतने जो हमारे बुफे में अलग अलग तरीके की, उसमें समझ लीजिए खाने के साथ जो है जो जितनी चटनी सॉस जो भी कह लीजिए सारी चीजें रखी हुई हैं, और एक पैकेज इतना शानदार माननीय मोदी जी ने दिया है देश को कि जनता भरोसा करने लगी है। इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो नारा दिया, उस पर आज हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। और कांग्रेस ने 2014 नहीं 2004 में मैं ले चलूंगा, 2004 में 2-4 बातें इन्होंने कही, आज तक पूरा नहीं हुआ। ये गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं ना, वो भी शुरू किया था इन लोगों ने। आज बड़ा बुरा लग रहा है राहुल गांधी जी को। गरीब असंगठित वो ऐसा होता रहता है, वो उस वक्त आपको बुरा लग रहा था। चलिए ठीक है, लेकिन हमने लागू किया, देश को उसका लाभ हो रहा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इन्होंने 2004 में संकल्प पत्र अपने घोषणा पत्र में लिया, और 2014 में आने के बाद, 2019 में आने के बाद कह रहे हम आयोग बनाएंगे। तो ये लोगों के बुफे में कोई स्वाद नहीं है। और हमारा आज देखिए किस तरीके से एकदम रंग बिरंगा बुफे पूरे देश में, पूरे विश्व में
चाहे विदेश नीति हो, जिसकी बात अभी इन्होंने कहा कि बुफे में विदेश नीति बहुत शानदार है, रक्षा नीति हमारी बहुत शानदार चल रही है। धीमन जी, अभी आपने जिक्र किया, अश्वनी जी ने भी कहा कि भाई 1984 का रिकॉर्ड जो है, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 1984 का माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड गुजरात में तोड़ दिया। अब बात हो रही है 1985 की, मतलब वो 84 का ही इलेक्शन था, रिपरकशन था 1985 का इलेक्शन लोकसभा का। उसमें क्या जो कांग्रेस का रिकॉर्ड था वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है, जिसका जिक्र अश्वनी जी कर रहे हैं? बेशक तैयारियां बीजेपी की उसी दिशा में है जो नारा उनका है कि आपकी बार 400 के पार जी। और 1984 की बात करें तो माधव सिंह सोलंकी हो या दिल्ली में जो हुआ वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक जो सिंपैथी वेव था उसकी वजह से हुआ था। पर 2024 की बात करें या 2022 के गुजरात इलेक्शन की बात करें तो ना कोई वेव था, ना कोई मुद्दा था। बाकायदा एक साइंटिफिक तरीके से कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है उसका एक नमूना था। और उससे भी बड़ा मैं मानता हूँ विजय जी, एक बड़ी वेस्टर्न फिलोसॉफी है प्रचलित कि आप जो देखते हैं दुनिया वो दरअसल आपके दिमाग का एक प्रतिबिंब है। आपका जो स्टूडियो का टेबल है भले ही जमीन पे बाद में उतरा, पहले किसी मिस्त्री के दिमाग में बना होगा। जहां तक दिमाग की बात है, नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है 24/7 पॉलिटिक्स करता है, वो राज करना चाहता है हमेशा के लिए। और सामने आप राहुल गांधी देखिए, कांग्रेस के नेता है, वो एक तरह से तपस्या की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, वो राज करना नहीं चाहते। लगता है उनके कान में उनकी माँ ने जो सर आजकल ये धीमन जी एक चीज समझाइए मुझे, ये त्याग तपस्या बेटा राजनीति जहर होती है जी। वो बात उनके दिमाग में इतने दूर तक चली गई है मुझे लगता है कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ना वो राज करना चाहते हैं, ना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बस चलना चाहते हैं। धीमन जी एक चीज छोटी सी जोड़ दीजिए, फिर मैं तहसीन जी के पास जाऊं कि ये त्याग तपस्या जिसका आपने जिक्र किया, आजकल इसको हम लोग नेगेटिव कोनोटेशन में क्यों देखते हैं? इतना क्या बुरा कह दिया? मैं कहाँ कहता हूँ नेगेटिव है, पर त्याग तपस्या शंकराचार्य को अच्छा लगता है, श्री रविशंकर को अच्छा लगता है, सदगुरु जग्गी को अच्छा लगता है। अभी जिसका महोत्सव हुआ वो प्रमुख स्वामी महाराज को अच्छा लग सकता है। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है, दूर तक भी आपके दिमाग में कोई सपना है तो आपको राज करना है, त्याग नहीं करना है। त्याग किसी सन्यासी के लिए अच्छा है, राजनेता के लिए वो कतई अच्छा नहीं। जी तहसीन साहब, मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे भगवान श्री राम तो त्याग के प्रतीक माने जाते थे जी। हाँ, उनके राजा दशरथ को उन्होंने कहा ना मैं त्याग कर देता हूँ भरत के लिए। अगर रामचंद्र जी पर आपको लगता है कि रामचंद्र जी का जो त्याग है वो राज नहीं और राम राज्य की बात हम करते, तो फिर इसके आगे मैं क्या करूं? मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक याद दिला रहा हूं, क्योंकि क्या है जो ऊपर बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, अभी इन्होंने तो सबको ठगने का काम किया है। तहसीन साहब अभी तक पार्लियामेंट में नहीं विजय जी एक तहसीन साहब अभी तक नहीं, राम सेतु का कोई एविडेंस आपने राम का जिक्र किया। आप रामायण को समझ नहीं पाए। राम ने त्याग किया 14 साल के लिए, वापस अयोध्या का राज्य पाने के लिए। वो कहीं हमेशा के लिए चले नहीं गए थे जंगल। नहीं तहसीन साहब, लेकिन मुझे तो यह मतलब थोड़ा सा अचरज हो रहा, अच्छा और खराब नहीं लग रहा कि जो काल्पनिक चरित्र है उस पर भी आप चर्चा कर रहे हैं। राम तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम हमारी संस्कृति का हिस्सा है जी। जो देश को जो लोग ठगते हैं वो भाजपा के लोग हैं, बड़ी झूठी पार्टी। आप जानते हो पिछले सेशन में पार्लियामेंट में जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा ऑन रिटर्न में कि राम सेतु का कोई एविडेंस नहीं। जो बात कांग्रेस ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कही जिसका उनको सजा मिली, वही बात भाजपा ने पार्लियामेंट में कही। वही बात ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं। महेश शर्मा जी और भगवान श्री राम के बारे में नरेश अग्रवाल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, अगर मैं इस शो पे इसका प्रयोग करूं तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अरुण जेटली जी ने कहा इसको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करना दूर के बाद नरेश अग्रवाल उनके सबसे दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए 2024 का मुद्दा किस पर लड़ेंगे? कांग्रेस को 2024 का मुद्दा सिर्फ इकोनॉमी और फॉरेन रिलेशंस पे लड़ना चाहिए। भाजपा चाहे कुछ भी बता दे, हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है, फॉरेन रिलेशंस बढ़िया चल रहे, सवाल यह है कि इकोनॉमी को लेकर बहुत चिंता है। आज की हेडलाइंस है, आज सुबह के सारे इकोनॉमिक पेपर्स की, 1600 ले ऑफ हो रहे हैं प्रतिदिन टेक सेंटर के अंदर। आपके जितने भी स्टार्टअप्स है उनकी वैल्यूएशंस खत्म हो गए, उनमें ले ऑफ्स हो रहे हैं। ये जितने भी जिनको कुछ लोगों ने मोदी जी की फोटो लगाई थी ना डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, 20-20 हजार के ले ऑफ्स हो रहे हैं उन पर एक महीने के अंदर। ये सारा हो रहा है। तो इकोनॉमी में मुझे तो बताया कि भारत के तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन रहा है।
मुझे तो ये समझाया गया कि भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है और बनना चाहिए, और वो बनेगा चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हो या ना हो, राहुल जी हो या ना हो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। सवाल है कि क्या पर कैपिटा इनकम भारत की बढ़ रही है, कम हो रही है? पहली बार ऑन प्रो रेटा बेसिस पर कैपिटा इनकम भारत की कम हुई है। यानी कि विजय जी 2004 से 2014 की तुलना कर रहे थे अश्विनी जी, विजय जी आप जो 2004 और 14 के बीच में जो आपकी थी है, आपका टोटल इनकम, आपका टोटल वेल्थ बढ़ा होगा, बट कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी से कट रही है। अश्विनी जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड बैंक की अभी ताजा रिपोर्ट आई है विजय जी, मुझे कुछ कहना नहीं है। अगर तहसीन जी उसको भी झुठलाना चाहते हो तो उसने संशोधन करके हमको 6.9% अश्विनी जी ये बड़ी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ते हैं, आज ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट आई है, वो भी पढ़ी होगी आपने? नहीं, एकदम पढ़ा है। तो हम वर्ल्ड बैंक को झुटलाए तो ये तो एक ऐसे देश का रिपोर्ट तहसीन जी लोगों ने इस तरीके से पेश किया कि जिसकी आबादी लखनऊ से भी कम है जी, और अगर लखनऊ में शादियों में जितना खाना बचता है उतने में पोलैंड के लोगों का साल भर का खाना हो जाएगा। और उन्होंने एक हंगर इंडेक्स दे दिया, उसको लेकर ये लोग झुंझुना बजाते रहे। हमको पाकिस्तान से नीचे दिखाया। अश्विनी जी वैसे वो ग्राफिक आपने देखा होगा। अश्विनी जी छोटी सी बात, आपने वो ग्राफिक देखा होगा जो हमने चलाया, लेकिन मैं फिर आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो ऑक्सफैम की आज रिपोर्ट है, ऑक्सफैम इंडिया की, उसमें लिखा है भारत में 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। 1% लोगों के पास, वो सब आपके मित्र हैं मैं जानता हूँ। वही 50% आबादी के पास संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। जीएसटी का जिक्र किया, उसको देख लीजिए कि जीएसटी जो 21-22 में आया उसका 64% हिस्सा 50% जो आबादी है गरीब और मिडिल क्लास उससे मिल रहा है, और 10% अमीर जो लोग हैं उनसे जीएसटी का सिर्फ 3% हिस्सा मिल रहा है। अब आप बताइए। जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। गरीब 2014 के पहले गरीब किसको कहते थे? 3 लाख जिसकी आमदनी थी उसको गरीब कहते थे जी। आज गरीब किसको कहते हैं? 8 लाख रुपए जिसकी आमदनी है विजय जी, उसको गरीब कहते हैं जी। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और वो सारे जीएसटी देंगे ही देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में कुछ भी खरीदेंगे देंगे ही देंगे। ये नया सर, एक सेकंड सर, ठीक। चर्चा कर रहे हैं 2023-2024 के चुनावों की। धीमन जी, इस साल यानी 2023 में 10 राज्यों में चुनाव होने की संभावना है। इनमें से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2 राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, जैसे तेलंगाना में टीआरएस है और मिजोरम में एमएनएफ है। जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है। क्या, छोटा सा जवाब चाहिए, वक्त कम है, क्या आपको लगता है ये स्थिति बनी रहेगी या कुछ तस्वीर बदलेगी? क्योंकि नड्डा साहब ने कहा कि हमें सारे ही विधानसभा चुनाव जीतने। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कम समय में विजय जी। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया वो राज्यसभा, ये राज्यों के चुनाव की जहां तक बात है, उसका लोकसभा चुनाव से मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं। जब मैं वोट करता हूं तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में एक लॉजिक होता है मेरे दिमाग में, विधानसभा के लिए अलग लॉजिक होता है, लोकसभा के लिए अलग लॉजिक होता है। नड्डा जो बात कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से राज्य विधानसभा इसलिए जीतना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे राज्यसभा में उनकी ज्यादा सीटें आ जाए, और लोकसभा चुनाव जिस तरह वो जीतेंगे उसका पूरा मुझे लगता है स्ट्रेटेजी अलग होगी। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता था, आपने कहा राम एक काल्पनिक पुरुष है, उस पर चर्चा की, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी काल्पनिक पुरुष की वजह से बीजेपी लोकसभा में 2 से 303 तक पहुंचती है और अब 400 की ओर जाने की कोशिश कर रही है। धीमन जी, मैंने काल्पनिक नहीं कहा राम को, तहसीन साहब की पार्टी जो है वो काल्पनिक कह रही थी, इसलिए मैंने चर्चा की। इसी चर्चा, और ये देश कल्पनाओं पे चलता है विजय जी। सबसे बड़ा काल्पनिक कैरेक्टर तो इस देश में विकास है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी आंकड़ों से अनुसार सरकारी मुफ्त अनाज पे जी रहे देश में, और आप कौन से विकास की और कौन से नंबर पे ले जाने की बात कर रहे हैं? ठीक है, एक छोटा सा ही मुझे ये जवाब बता दीजिए, ये 10 में से 2 राज्यों में कांग्रेस, 5 राज्यों में बीजेपी, 2 में क्षेत्रीय दल, क्या ये बना रहेगा? नहीं, बेशक बीजेपी इससे आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की कोई तैयारियां नहीं है अपने जो राज्य राजस्थान जैसे है। आपको लगता है, छोटा सा जवाब आपसे भी, बहुत छोटा जवाब, वक्त कम है, फिर अश्विनी जी से पूछूं, आपको लगता है ये बना रहेगा रिकॉर्ड? क्या 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना सकती है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में फिर से? और राज्यों की बात, कांग्रेस कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने जा रही है। इस चीज को विजय जी आप नोट कर लेना जी। और भाजपा इन सारे राज्यों में हारने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में अगर कांग्रेस ये 4 राज्य जीतती है आसान हो जाएगा रास्ता। मैं इनसे अग्री करता हूँ, सूबों के चुनाव और केंद्र के चुनाव में बहुत अंतर। ठीक है अश्विनी जी,
तहसीन जी ने कहा 4 राज्यों में जीतेगी कांग्रेस, तो 2 और आप हार जाएंगे। देखिए विजय जी, 22 में 7 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस के पास 1 आया है, भारतीय जनता पार्टी के पास 5 आया है जी। 23 में भी जो हम लोगों को मंत्र दिया गया है, 22 में अभी दो चुनाव हार गए आप, ये तहसीन साहब 2 हारे 5 जीते जी, ठीक है, 5 जीते ना, हम 2 हारे नहीं, 2 अपने वाले हारे, इसलिए चिंता है जी। 37,000 वोट से हारे हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 4 को हमको नकारा नहीं है क्या, इसका क्या रिजल्ट आप बता रहे हैं? हमको जो टारगेट मिला है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो सभी सीट जीतने का मिला है, और हम लोग कोशिश पूरी रहेगी कि हम लोग वो सीटें जीतकर और केंद्र सरकार 2024 में जो बनने जा रही है उसमें हम लोग योगदान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अश्वनी जी, तहसीन साहब, धीमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या 2023 की जीत से 2024 का रास्ता आसान होगा। इस पर 65% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 35% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी 65% लोग समझते हैं कि जो जीत जाएगा वही 2024 में पहुंच जाएगा दिल्ली। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसे बनाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन खत्म होने में मिनट भी नहीं लगता, टूट जाता है कुछ ही सेकंड में। आम जिंदगी से लेकर हर क्षेत्र में इसका अपना महत्व है। तभी तो कहा गया है कि दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। राजनीति भी इससे परे नहीं है, क्योंकि जनता भरोसे के बल पर ही नेता चुनती है, और नेता भी इस भरोसे से चुनाव में उतरता है कि जनता उसे चुनेगी। जब भी चुनाव आता है तो जो चीज दांव पर लगी होती है वो है भरोसा। कोई भी पार्टी भरोसे के साथ किसी को अध्यक्ष बनाती है, किसी को टिकट देती है, किसी को पद देती है। अगर भरोसा होता है तो उसे दोबारा भी चुन लेती है, दोबारा भी टिकट दे देती है। लेकिन भरोसा नहीं होने पर या तो उसे साइडलाइन कर दिया जाता है या फिर उसे कुछ दिन और ढोया जाता है, ताकि ठीक समय आने पर बाहर कर दिया जाए। वैसे भरोसा तो चुनाव में वोट देने वाली जनता जानती है कि उसके अच्छे दिन कब आएंगे। गरीब अमीर का फासला घटेगा, आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन भरोसा होता ही टूटने के लिए होता। तो सरकारें आती हैं और भरोसा तोड़ जाती हैं, फिर कोई नया वादा लेकर फिर वोटर को भरोसा देने में लग जाता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।